धामी ने जताया पीएम मोदी का आभार। एनएच 734 के सुधार कार्य के लिए पैसा स्वीकृत करने पर जताया आभार। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने किया देहरादून में महिला एवं पुनर्वास केंद्र शयन कक्षों का लोकार्पण। कहा, दिव्यांग महिलाओं को बेहतर मिले सुविधा, सरकार का है यही प्रयास। विधानसभा स्पीकर रितु खंडूड़ी ने हरिद्वार में की स्वामी राज राजेश्वरम से मुलाकात। महाराज ने प्रथम महिला स्पीकर बनने पर रितु खंडूड़ी को दी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। भारी बारिश के चलते चंपावत के सभी स्कूल बंद। जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी छुट्टी। और हरिद्वार महोत्सव 2022 के लिए आयोजित की गई बैठक। जिलाधिकारी ने बुलाई महत्वपूर्ण बैठक। खर्चे से लेकर अन्य सभी चीजों पर हुआ मंथन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो देहरादून से मिल रही है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज के कार्यक्रम आपको बता देते हैं। दोपहर 12:30 बजे मुख्यमंत्री GMNB विश्राम गृह पहुंचेंगे। तिलवाड़ा रुद्रप्रयाग में विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। दोपहर 3 बजे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से भेंट वार्ता करेंगे। शाम 4 बजे पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से भेंट वार्ता करेंगे। शाम 5:30 बजे जनपदीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही शाम 6:30 बजे उद्यमियों और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों से भेंट वार्ता करेंगे। GMBN विश्राम गृह तिलवाड़ा में रात्रि विश्राम करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कई कार्यक्रम हैं, किन किन कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं? देखिए, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रुद्रप्रयाग जनपद का दौरा है और रुद्रप्रयाग में वो जहां कई कार्यक्रमों में आज शिरकत करेंगे, वहीं आज जो बीजेपी के जो वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं उनके साथ भी उनके मीटिंग का यहाँ पर कार्यक्रम है। उसके अलावा जो उद्यमी हैं, उद्यमियों को भी यहाँ पर सम्मानित करने का उनका जो कार्यक्रम है। खासतौर पर वो उद्यमी जो प्रदेश के विकास के लिए लगातार सरकार का साथ यहाँ पर साथ देते हैं। और चूंकि जो रुद्रप्रयाग जो जिला है वो चार धाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर बात करें केदारनाथ धाम की तो केदारनाथ रुद्रप्रयाग जिला में पड़ता है। उसके अलावा कई ऐसे जो प्रसिद्ध जो मठ मंदिर हैं जो रुद्रप्रयाग जनपद में है, और साथ ही रुद्रप्रयाग से ही चमोली यानी बद्रीनाथ का रास्ता जाता है। तो कुल मिलाकर माना जाए कि ये क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और आज यहाँ पर मुख्यमंत्री जाते हैं तो कहीं न कहीं जो पहाड़ में जो विकास योजनाएं जो चल रही है सरकार और केंद्र सरकार द्वारा, उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। उसके अलावा जो टनल्स बन रही हैं, जो ट्रेन चल रही है पहाड़ों में, जिस ट्रेन को लेकर अभी कवायद चल रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये सपना है कि चारों धामों को ट्रेन से जोड़ा जाए। और सिर्फ चारों धामों को ही नहीं, क्योंकि सेना का मूवमेंट होता है बॉर्डर एरियाज पर, तो उसके लिए भी जो रेल मार्ग जो बनाया जा रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसकी भी यहाँ पर समीक्षा कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये माना जाए कि ये जो पहाड़ का जो दौरा है, ये पहाड़ का दौरा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि के लिहाज से हो या फिर विकास कार्यों को अंजाम तक पहुंचाने के लिहाज हो, दोनों ही लिहाजों से दौरे को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आज माना जा रहा है। बिल्कुल। इसके साथ कैलाश, अगर बात की जाए स्वास्थ्य योजनाओं को लेकर जो प्रदेश में चल रही हैं, उसको लेकर लाभार्थियों से भी मुलाकात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए, जाहिर तौर पर इस वक्त मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से अगर प्रधानमंत्री का तो सपना है ही कि जो उनके जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स है जिसके तहत उत्तराखंड में कई इलाकों में काम चल रहे हैं, उनको हर हाल में पूरा किया जाए। और मुख्यमंत्री की बात करूं तो मुख्यमंत्री ने 2025 तक ये बीड़ा उठाया है कि जब सिल्वर जुबली होगी प्रदेश की, तो सिल्वर जुबली तक प्रदेश विकासशील न होकर विकसित प्रदेश बने। तो इसी को लेकर लगातार ये संघर्ष किया जा रहा है सरकार द्वारा, ये संघर्ष हो रहा है मुख्यमंत्री द्वारा कि जितनी भी विकास योजनाएं जो केंद्र सरकार द्वारा जो वित्त पोषित हैं, उनको यहाँ पर बढ़ावा दिया जाए। उसके अलावा जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार ये कोशिश कर रही है कि इसमें कोई कोताही न बरती जाए। इसलिए हमने समय समय पर देखा है कि
न सिर्फ रुद्रप्रयाग जिला बल्कि ऐसे कई अन्य जिले हैं जिन जिलों में जो मुख्यमंत्री जाते हैं वहां पर विकास योजनाओं को अंजाम देने के लिए ये कोशिश उनकी रहती है कि विकास योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए। तो वही चीज आज भी देखने को मिलेगी। बिल्कुल। चलिए कैलाश, आप बने रहिए हमारे साथ और भी जानकारी आगे आपसे लेंगे। और अगली बड़ी खबर देहरादून से, जहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नदियों नालों के किनारे बसे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद शासन प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। भूस्खलन संभावित इलाकों में बसे लोगों को सावधान रहने के लिए मौसम विभाग ने कहा है और इसके साथ ही लोगों से पहाड़ की यात्रा नहीं करने की भी अपील की गई है। बता दें कि अगली 24 घंटे भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। प्रशासन ने भी इस दौरान अलर्ट रहने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने चेतावनी देने के बाद प्रशासन विभाग ने भी लोगों से पहाड़ पर यात्रा नहीं करने की अपील की है। साथ ही भूस्खलन संभावित इलाकों में बसे लोगों को भी सावधान रहने की यहां पर अपील की गई है और लगातार यहां पर लोगों को सावधान रहने के लिए मौसम विभाग के द्वारा कहा जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट हमारे साथ बने हुए हैं। कैलाश, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल, देखिए रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया अलग अलग इलाकों के लिए मौसम विभाग द्वारा। और कुमाऊं की अगर बात करो तो कुमाऊं में इस वक्त रेड अलर्ट है। हालांकि अगर गढ़वाल क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कुछ एक इलाकों में रेड अलर्ट और कुछ इलाकों में ऑरेंज अलर्ट किया गया है, जारी किया गया है। लेकिन जिस तरीके से बारिश की बात करें तो बारिश इस वक्त अपनी तेज गति पर है। अगर पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों में कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। मसूरी की बात करूं तो बहुत तेज बारिश वहां पर देखने को मिल रही है। उसके अलावा जो अन्य पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बहुत तेज बारिश है, जिसके चलते आज मौसम विभाग ने अलर्ट तो जारी किया ही है। साथ ही जो जिलाधिकारी हैं तमाम जिलों के जहां के लिए अलर्ट जारी किया गया है उनको ये अवगत करा दिया गया है और जिलाधिकारियों द्वारा भी पूर्ण रूप से जिम्मेदारियां दी गई हैं अधीनस्थ अधिकारियों को कि जो नदी के किनारे जो इलाके हैं, जो नालों के किनारे जो लोग रह रहे हैं, उन लोगों को वहां से फौरन सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए ताकि किसी तरह की भी कोई दिक्कतें पेश ना आए। और जो लोग हैं लोगों को साफ तौर पर ये सावधान रहने को कहा गया है कि लोग सावधान रहें ताकि जो कोई किसी भी तरह की कोई घटना अप्रिय जो घटना है अप्रिय घटना ना हो सके, तो इसको लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच मुरादाबाद से काशीपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में बाईपास सहित सेक्शन के सुधार के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 2000 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। इसके लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इससे निश्चित रूप से प्रदेश के पर्यटन और उद्योगों के विकास को बल मिलेगा। पिछले कुछ सालों में राज्य में कनेक्टिविटी को लेकर जो काम हुए हैं उसका लाभ जरूर मिलेगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने पहली बार विधानसभा के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बैठक में सभी अधिकारियों से उनके कामों की रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि विधानसभा को सशक्त बनाने के लिए कवायद चल रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी समितियों के सभापतियों के साथ सामूहिक बैठक करेंगे। आज मैंने उनके साथ बैठक की है और उनसे कहा है, आदेश भी दिया है कि हमें जो हमारा विधानसभा सचिवालय है उसको और सुदृढ़ करना है, स्वस्थ करना है और अच्छी तरह से चलाना है ताकि हम उत्तराखंड की जो जनता है उसकी सेवा अच्छे से कर सकें, ईमानदारी से कर सकें। क्या उनका सभी 100 जो जितने मेरे अफसर थे उनसे बैठकर उनकी भी बात सुनी, अपनी भी बात उनसे कही। बहुत अच्छा एक इंटरैक्शन रहा जहां किस तरह से आगे अब हम कामों को करेंगे और कामों को और अच्छा करेंगे, इस पर हम लोगों ने बातचीत किया।
विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की प्रगति को लेकर बैठक की। मुख्य सचिव एसएस संधू और डीजीपी अशोक कुमार इस बैठक में शामिल हुए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें कई विषयों पर जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस को पूरी तरह से सतर्क रहने को कहा और बताया कि कानून व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराध नियंत्रण में किसी तरह की लापरवाही न बरतें। साथ ही उन्होंने प्रदेश में चल रही विभिन्न योजनाओं की भी जानकारी ली और विशेष तौर पर कोटद्वार के विकास में आड़े आ रही समस्याओं का जल्द ही निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राष्ट्रीय सरस मेले का उद्घाटन किया। मेला 6 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक चलेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक खजान दास ने की। इस दौरान उत्तरकाशी में हिमस्खलन और पौड़ी में बारात की बस गिरने की दुर्घटना में मृत हुए लोगों के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। इस मेले में देश भर के उत्पादों के स्टॉल लगेंगे। 20 से अधिक राज्यों से स्वयं सहायता समूह अपने स्थानीय उत्पाद के स्टॉल लगा रहे हैं। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि 2025 तक स्वयं सहायता समूह की आय दोगुनी करने का संकल्प पूरा होगा। वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल से पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड और पर्यटन के सर्वांगीण विकास के लिए प्रथम पुरस्कार मिलने पर बधाई दी। इस दौरान डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड के नैसर्गिक स्थलों और पर्यटन क्षेत्रों को देश और विश्व में पहचान मिलेगी। ये सम्मान उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है। चंपावत में सांसद अजय टम्टा की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक हुई। जिला कार्यालय सभागार में हुई इस बैठक में सांसद अजय टम्टा ने केंद्रीय योजनाओं को समय से पूर्ण करने के साथ ही योजनाओं का 100% लाभ जनता तक पहुंचाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक चंपावत की गई। भारत सरकार से चलने वाली सभी योजनाओं का और राज्य सरकार के द्वारा चल रही योजनाओं का भी मॉनिटरिंग की गई। चाहे वो मनरेगा के काम है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल है, पीएमजीएसवाई की रोडों का कार्य है। और अभी आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण बैठक रही और सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी कर्मचारी और हमारे जिलाधिकारी इन सभी लोगों ने आश्वासन किया है कि हम अगले टाइम तक बस इस जनपद की प्रोग्रेस ठीक है, इसमें नो डाउट। हरिद्वार से खानपुर ब्लॉक में भाजपा प्रत्याशी नीतीश कुमार का निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख बनने का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में 9 निर्दलीय बीडीसी सदस्यों ने नीतीश कुमार के पक्ष में पत्र सौंपा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसके लिए सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया और क्षेत्र में विकास को मजबूती दिए जाने का भरोसा दिया। उधम सिंह नगर जिले में हाल ही में कलेक्टर ने धारा 144 लागू कर पराली न जलाने का आदेश जारी किया था, लेकिन बाजपुर में इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। भारतीय किसान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष खुद खुली चेतावनी देते हुए पराली जला रहे हैं और आदेश वापस ले जाने की मांग की जा रही है। किसानों का कहना है कि सरकार का ध्यान फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं पर नहीं है, सिर्फ किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं एसडीएम ने इस मामले में आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने की बात कही है। पराली हम जलाएंगे, बगैर पराली जलाए हमारा भला नहीं है। पूरे किसानों को हम मांगे पराली जलाओ, देखें कौन रोकता है। रोकेंगे तो फिर आंदोलन होंगे। जलानी है, सब किसानों कहते पराली जलाओ, तुम देखा जाएगा जो होगा। और जो है इतने धुआं दे रहे हैं, उनकी तरफ किसी का ख्याल नहीं है। काला धुआं जो है पूरे कई एकड़ों में फैल जाता है। इसका जो धुआं है, जो फैक्ट्रियां जो इसकी लोहे की फैक्ट्री चल रही हैं, निरा धुआं उगल रही हैं, बर्बाद कर रही, लोगों की आंखें अंधी हो रही हैं। उनकी तरफ तो ख्याल नहीं है। किसानों के ऊपर सारा बोझ डाल रहे हैं कि धुआं है, धुआं कहाँ, धुआं पराली का सफेद धुआं है।
माननीय एनजीटी के आदेश पर जिलाधिकारी महोदय ने एक आदेश किया है कि पोल्यूशन को दृष्टिगत रखते हुए पराली, जो धान की पराली, उसको प्रतिबंधित किया जाए। तो इस संबंध में धारा 144 लगाई है। माननीय न्यायालय के और जिलाधिकारी महोदय के आदेश का कंप्लायंस हम सबको करवाना है और पुलिस को भी करवाना है, हमें भी करवाना है, दिखवाना है, और जो किसान संगठन है या किसान है उनको भी उसकी कंप्लायंस करना है, क्योंकि पोल्यूशन जो है किसी को देख कर पूछ के नहीं जाता है या न नुकसान करता है। उधम सिंह नगर में जिला मजिस्ट्रेट ने पराली जलाने पर रोक का आदेश पारित किया है। इसे लेकर क्षेत्रीय किसानों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। किसानों ने बड़ी संख्या में मजिस्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया और पराली न जलाने के आदेश को जल्द ही वापस लेने की मांग की। साथ ही ऐसा न करने पर उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। आज जो हमारा प्रदर्शन का ये हमारा सांकेतिक धरना है, जो हमारे डीएम साहब ने एक आदेश पास किया है कि पराल नहीं जलेगी, उसमें धारा 144 लगाई है जिसमें दंड का प्रावधान दिया है। तो हमारी मांग ये है कि अचानक से कोई भी ऐसा निर्देश नहीं देना चाहिए। किसी भी चीज़ को अगर लागू करना उसके लिए एक समय होता है, उसकी पहले तैयारी करनी चाहिए। किसानों को उस चीज़ के बारे में बताना चाहिए इन्हें कि पराल का हम कैसे इंतजाम करें। और आज हमारा सांकेतिक है, अगर आगे ये हमारी मांगे नहीं, पराल तो देखिए किसान जलाएगा, उसकी मजबूरी है, हमारी कोई खुशी नहीं है। हम नहीं चाहते कि पोल्यूशन हो, अगर इस वजह से पोल्यूशन है हम इसे हटा देना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो हमारा खर्चा बढ़ रहा है उसे कौन वहन करेगा। किसान पहले ही आर्थिक तंगी में चल रहा है, सब पता है, सब आंकड़े सरकारों के पास में है, किसान के हालात पहले ही अच्छे नहीं है। जिलाधिकारी महोदय ने एक तुगलकी फरमान सुनाया बिना किसी पूर्व नीति बनाए हुए, कोई किसान संगठनों के साथ वार्तालाप किए हुए कि जी आप पराली नहीं जलाओगे। अगर हम पराली नहीं जलाएंगे, मैं पहले आपको बता दूं कि मेन परेशानी क्या है। अगर हम पराली नहीं जलाते तो हमें तकरीबन 10% ज़मीन को ज़्यादा जोतना पड़ता है, और तकरीबन एक बार में अगर हम सिंगल हैरो मारते हैं तो उसका खर्चा 700 से 800 रुपये, 1000 रुपये तक आता है। लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये किसान का खर्चा बढ़ रहा है पराल ना जलाने से, और उसी को लेकर हम उसी के आदेश के खिलाफ हम यहाँ पर आए हैं कि ना तो आपने मुआवजा देने की पहले बात की, ना आपने ऐसे कोई यंत्र जैसे रोलर हो गए या बड़े ट्रैक्टर हो गए या सुपर सीडर हो गई, ऐसी किसानों को देने की व्यवस्था की। बालाकोट में लड़ी धुरा महोत्सव चल रहा है, जिसके दूसरे दिन कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। सांसद अजय टमटा और नगर परिषद अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने इसका शुभारंभ किया। सांसद अजय टमटा ने महोत्सव को संस्कृति बचाने में अहम बताते हुए इसकी तारीफ की। साथ ही मेला स्थल के सौंदर्यीकरण के लिए सांसद निधि से 3 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। वहीं महोत्सव में उत्कृष्ट सेवा देने वाले शिक्षकों का सम्मान भी किया गया। महोत्सव में आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे नगेंद्र जोशी जी, हमारे अध्यक्ष जी समेत सभी को बहुत धन्यवाद देता हूं, जो शैक्षिक और सांस्कृतिक रूप से इस महोत्सव को लगातार मना रहे हैं। को लड़ी धुरा मेले के मंदिर के लिए निर्माण में भी अपने सांसद निधि से उसमें सहयोग करके उस कार्य को पूरा करने में आप सबके सहयोग में भी अपना योगदान दूंगा। आप सबके उज्जवल भविष्य के साथ, क्योंकि आप बच्चों के ऊपर काम कर रहे हो, यहाँ के छात्र छात्राओं में काम कर रहे हो, उनकी प्रतियोगिताओं को, उनकी प्रतिभाओं को निकालने में आपका विशेष योगदान है और इसलिए एक विशेष प्रकार का उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। हल्द्वानी में गैस पाइपलाइन बिछाने वाली एचपीसीएल कंपनी पर लापरवाही बरतने के आरोप में नगर निगम आयुक्त ने बड़ी कार्रवाई की है। एचपीसीएल कंपनी को शहर में गैस पाइपलाइन बिछाने का काम दिया गया था। कंपनी ने अपना काम समय पर नहीं किया और सड़कों को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं साइड ड्रेनेज भी तोड़ दिए। नगर निगम आयुक्त पंकज उपाध्याय ने एचपीसीएल कंपनी की 5 करोड़ की जमा राशि को जब्त कर लिया है और 13 करोड़ का जुर्माना लगाया है। आयुक्त ने कंपनी के उप महाप्रबंधक को सड़कों को क्षतिग्रस्त करने और साइड ड्रेनेज तोड़ने के एवज में 15 दिन के अंदर 13 करोड़ जमा करने के निर्देश दिए हैं। निगम ने एचपीसीएल की गैस पाइपलाइन बिछवाने के लिए रोड कटिंग की अनुमति को भी तत्काल समाप्त कर दिया है। सुरक्षा से संबंधित एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन कार्यप्रणाली से जब जनता परेशान होने लगे
तो एक नई समस्या उत्पन्न हो जाती है। गैस पाइपलाइन के माध्यम से डोर टू डोर गैस पहुंचाना एक अच्छी योजना है, जिसको कि हमने तीव्र गति से लागू करने के लिए हमने अनुमति दी थी HPCL को, उनके द्वारा कार्य प्रारंभ किया गया। लेकिन उनका लेइंग का कार्य तो बहुत तेज़ी से हुआ, लेकिन रेस्टोरेशन के जो उनके कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने मानकों को अनुरूप कार्य नहीं किया। हमने बार बार पत्रों के माध्यम से HPCL के प्रतिनिधियों को रिमाइंड कराया कि जनता परेशान हो रही है, रेस्टोरेशन कार्य विलंब से हो रहा है और मानक के अनुरूप नहीं हो रहा है, लेकिन अपेक्षित वहाँ से प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई, इसलिए हमने उनको एक अंतिम शो कॉज दिया। लक्सर में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। रॉबिन त्यागी और हर्षद त्यागी नाम के 2 युवकों ने करीब आधा दर्जन युवकों से निजी कंपनी में उच्च पद पर नौकरी दिलाने के बहाने लाखों रुपए ऐंठ लिए। साथ ही उनका विश्वास जीतने के लिए फर्जी नियुक्ति पत्र भी दिया। जब युवक ये पत्र लेकर कंपनी पहुंचे तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। ये खेड़ी खुर्द का शहनवाज है, इसके द्वारा आरोप ये लगाया गया है कि जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में नौकरी लगाने के लिए त्यागी और रॉबिन त्यागी द्वारा पैसे 2,45,000 लिए गए। जब वो लेटर में दे दिया गया ज्वाइनिंग लेटर, जब ज्वाइनिंग लेटर लेकर गए थे तो उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा ऐसा कुछ नहीं, तो उनके द्वारा थाने में आकर इनके खिलाफ अभियोग दर्ज कराया गया है। इसमें दर्ज के बाद विवेचना जारी है, विवेचना के बाद जो होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। लक्सर दौरे के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई लोकहितकारी योजनाओं की घोषणा की थी। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इसे लेकर डीएम से सभी विभागों की कार्य प्रगति रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद डीएम ने लक्सर के उप जिला मजिस्ट्रेट को इससे जुड़े कई विभागों और कार्यदायी संस्थाओं के कार्य योजनाओं की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री जी की जो घोषणाएं हैं उसको लेकर के कई विभागों में जो घोषणाएं हुई हैं उसका डिटेल शासन में नहीं जाने के कारण उनका अनुपालन नहीं होने के संबंध में आख्या मांगी गई है। उसमें जिन विभागों से संबंधित घोषणाएं हैं उनको यहाँ से निर्देशित किया गया है कि तत्काल वो अपनी सूची उपलब्ध कराएं, ताकि उस सूची को नियमानुसार शासन तक उपलब्ध कराई जाए, ताकि उन घोषणाओं का अनुपालन हो सके। उधम सिंह नगर के जसपुर में आगामी त्योहारों के मद्देनजर अमन कमेटी की बैठक हुई। शहर में ईद और वाल्मीकि जयंती पर शोभा यात्रा निकालनी है। बैठक में पुलिस क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा के साथ दोनों ही समुदाय के लोग शामिल हुए। क्षेत्राधिकारी ने शोभा यात्रा के दौरान सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की, जिस पर सभी ने सहमति जताई है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।